अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास की ओर किया कूच। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा प्रदेश प्रभारी का फूका पुतला। निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की है मांग। कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का फूका पुतला। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भाजपा का कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ उठाने का लगाया है आरोप। पुतला दहन किया है। भाजपा का यह भी दावा है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस पर राजनीति करने का है आरोप। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर विकास नगर में भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा। सिख समुदाय का श्रद्धा से उत्सव। शोभा यात्रा में गतका पार्टी का प्रदर्शन और महिलाएं श्रद्धा से सड़कों की सफाई करती नजर आई। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का सरकार पर तीखा हमला। चक्राता विधायक ने बोला, सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया है। बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छों पर कार्रवाई न होने पर विधायकों ने मुख्यमंत्री से किया सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में सड़कों के विस्तार से आने वाले समय में यातायात का दबाव और बढ़ने वाला है। चारधाम ऑल वेदर रोड, आपको बता दें, भारतमाला परियोजना और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। ऐसे में सरकार पहले से ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर नई योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। इसको लेकर सीएम धामी दिल्ली में है और आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी करेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी का यह भी कहना है कि चारधाम ऑल वेदर रोड और भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। इस एलिवेटेड रोड के पूरे होते ही देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ने की आशंका भी है। इसी संभावित दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से देहरादून के लिए रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। बता दें, सरकार का यह भी कहना है कि प्रदेश में अभी और भी कई सड़कें और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिनके कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों की आपसी और बाहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बता दें, इन्हीं योजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक प्रस्तावित है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से पहले की तरह इस बार भी उत्तराखंड को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा, ताकि प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य को गति दी जा सके। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, लोगों के द्वारा बहुत इस अभियान को सराहा जा रहा है और ये सच में ये अभियान उन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम छोर में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दूर दराज गाँव में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो विकलांग है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, जिनका पेंशन नहीं लग पाई है, अनेक जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी उस श्रेणी में नहीं आए, उनके घर के पास जाकर सरकार के सभी विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जिलाधिकारी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं भी बीच बीच में सभी स्थानों पर जा रहा हूँ। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी और हमारे सांसदगण भी में प्रतिभाग करेंगे और जनता और जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और भी लोग, जो भी हमारे ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, सभी लोग सहभागी बनकर, मेरा सबसे अनुरोध भी है कि उन्हीं के लिए, जनता के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वो इन शिविरों में लोगों की सहायता करें, लोगों का जो काम है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जरूर उनका सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लेकर जो सरकार ने इन शिविरों का आयोजन किया है उसका लाभ अवश्य उठाएं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।
अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रानी पोखरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आपको बता दें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रानी पोखरी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। मामला को बता दें तीर्थ नगरी ऋषिकेश क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ लोग मृत व्यक्तियों के इस्तेमाल में आए पुराने रजाई गद्दों से रुई निकाल कर उसे नई रुई से मिलाकर बेच रहे थे लगातार। इस मामले में अमित सिंह निवासी दांदी रानी पोखरी ने पुलिस को शिकायत भी दी थी। शिकायत के आधार पर आपको बता दें पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा अब दर्ज कर लिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रानी पोखरी चौक स्थित एक दुकान पर छापेमारी की है। जांच के दौरान आरोपी सही पाए जाने पर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आपको बता दें पहला नाम है सलमान, हामिद और संजय के रूप में तीनों की पहचान हुई है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संजय पुराने रजाई गद्दा इकट्ठा करता था, जिन्हें सलमान और हामिद को बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे जांच जारी है। अगली खबर देहरादून से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया है। बता दें इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला भी फूंका है और उनके इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार इस गंभीर मामले में चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खोखला साबित हो रहा है लगातार, क्योंकि प्रदेश की एक बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों का यह भी सवाल है कि आखिर इतने बड़े मामले में मुख्यमंत्री मौन क्यों है, किस वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन्हीं सवालों के साथ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूचकर अपना विरोध दर्ज कराया। जी देखिए, आज तमाम संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। हमारी मांग यही है कि सबसे प्रथम सीबीआई जांच की संस्तुति हो और जो वीआईपी है उसका पता लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवास सरकार उस वीआईपी को बचाने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं वो भाजपा से ही संबंध रखता है और बड़ा इनका बड़ा नेता है, बड़ा सफेदपोश नेता है इनका, तो तमाम सिस्टम इन्हें बचाने के लिए लग गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेह होता है हमें भी और शर्म भी आती है कि हमने ऐसी सरकार चुनी जो कि हमारी बहन को न्याय नहीं दिला पा रही। आप 3 साल से लगातार 2022 का ये प्रकरण है और आज 3 साल होने को आज भी उत्तराखंड भी सड़कों पर था और आज भी सड़कों पर है। आज हम मुख्यमंत्री आवास कर रहे हैं, होना तो कुछ नहीं, ये आपको भी पता और ये हमें भी पता, परंतु हम जगाने का काम कर रहे हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तराखंडी शांत नहीं बैठा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वीआईपी का पता नहीं लगेगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम रुकेंगे नहीं। देखिए, ये एक संयुक्त मोर्चा यहाँ पर आया हुआ है, संयुक्त संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें तमाम राजनीतिक दल हैं, इसमें तमाम सामाजिक संगठन हैं, इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और स्वतः स्फूर्त यहाँ जनता आई हुई है, यहाँ मातृ शक्ति आई हुई है, युवा शक्ति आई हुई है। किस लिए? क्योंकि धामी सरकार फेल साबित हो गई है। पिछले 3 साल से अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है, उसकी चीख आज तक हमारे कानों में गूंजती है। आप जिस तरह से साक्ष्यों को, तथ्यों को, सबूतों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता देख रही है और आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ, आपको नैतिक आधार पर कुर्सी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आपके कार्यकाल में महिला अपराध में हम नंबर 1 बन गए 9 हिमालयी राज्यों में, हम जिस तरह से 15 से 20% महिला अपराध बढ़ोतरी हो गई आपके राज्य में, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अंकिता को लेके आज 4था साल लग गया है। अंकिता निर्भय हत्याकांड, हम इसे निर्भय हत्याकांड कहेंगे। जैसे दिल्ली में निर्भय हत्याकांड हुआ था, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में अंकिता निर्भय हत्याकांड हुआ था। हमने 3 महीना अंकिता हत्याकांड की लड़ाई लड़ी कोयल घाटी ऋषिकेश में। उसके खोने से लेके, उसकी गुमशुदगी से लेके, उसकी डेड बॉडी निकालने से लेके, उसके पोस्टमार्टम से लेके और उसके अंतिम संस्कार तक हम लोग साथ रहे। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल साथ रहा, हमारे आंदोलनकारी मंच साथ रहा, हमारा संघर्ष समिति साथ रहा। उत्तराखंड में सब साथ रहे, लेकिन भाजपा की मात्र शक्ति साथ नहीं रही। भाजपा की मात्र शक्ति कहती है कि हमने अंकिता हत्याकांड लड़ा, सब इनके झूठे ढकोसले हैं
और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सुबह लड़की की डेड बॉडी मिलती है, रात को रिजॉर्ट तोड़ा जाता है। यमकेश्वर विधायक। अगली खबर है ऋषिकेश से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बता दें, कांग्रेस का पुतला भी दहन किया गया है। ये प्रदर्शन भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में किया गया। राजेंद्र तड़ियाल ने यह भी कहा है कि अंकिता भंडारी का मामला एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद घटना है। ऐसे मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल हमेशा भंग होता है। तड़ियाल ने आरोप भी लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के महामंत्री प्रतीक कालिया ने आपको बता दें कहा है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जांच सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे मामलों में धैर्य और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, महिला से काम लेना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ममता न्याय ने यह भी कहा है कि बेटियों के सम्मान और न्याय के मुद्दे पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला समाज पूरी गंभीरता से इस विषय पर खड़ा हुआ है और कांग्रेस को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अगली खबर है विकासनगर से। विकासनगर और अजीत नगर गुरुद्वारा समितियों की ओर से आपको बता दें, आज विकासनगर में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। गतका पार्टी का प्रदर्शन भी शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा है। आपको बता दें, इस पावन अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने विकासनगर में खाने पीने के कई स्टॉल भी लगाए हैं ताकि सभी लोग त्योहार का आनंद ले सके। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं पालकी के आगे सड़क पर पानी से झाड़ू लगाते हुए साफ करती हुई दिखाई भी दी, जो श्रद्धा और सेवा का दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही पंच प्यारे भी गुरु गोविंद सिंह जी की पालिका के साथ चलते देखे गए हैं। ये उत्सव सिख समुदाय की एकता, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का सुंदर उदाहरण भी है, जिसे देखने और भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं उत्साहित दिखाई दी हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। चुकराता विधायक प्रीतम सिंह ने आज राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे होने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सरकार का जनता के प्रति समर्पण का दावा करना हास्यास्पद है। विधायक ने सिंगल विंडो सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ वही होता है जो तय होता है। एक हाथ से फाइल ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसा वसूल लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज आम आदमी खुलकर भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा है और देख भी रहा है। प्रीतम सिंह ने सरकार द्वारा जारी भ्रष्टाचार शिकायत नंबर पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि अब तक केवल छोटी छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई हुई है, जबकि बड़े भ्रष्ट लोगों पर सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छों में सरकार खुद शामिल है। विधायक ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया है, बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आखिर कौन सा नंबर है। बिल्कुल पूरी तरीके से जनता के प्रति समर्पित किया है। अरे सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है, नका सिंगल विंडो में होगा, जो भी होगा एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। कर रहे हैं, आम आदमी भ्रष्टाचार महसूस कर रहा है। आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि साहब हमने ये नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत करिए, हम पकड़े कौन लोग जा रहे हैं। तो छोटी छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ पे तो सरकार हाथ ही नहीं डाल रही है, और उन मगरमच्छों में सरकार भी सम्मिलित है। उनके लिए कौन सा नंबर है ये बताए मुख्यमंत्री। अगली खबर है विकासनगर से। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आज बरोटीवाला, आपको बता दें, अंबाड़ी मार्ग पर नए प्लेट गर्डर सेतु का लोकार्पण हुआ है। आपको बता दें ये पुल 12 मीटर स्पैन का है और अब आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस पुल का निर्माण लगभग 1,83,29,000 रुपए की लागत से किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिलापट
का अनावरण कर इस सेतु को जनता को समर्पित किया। विधायक ने यह भी कहा कि क्षेत्र की सड़कों और कनेक्टिविटी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि नया सेतु स्थानीय ग्रामीणों की राह को आसान बनाएगा और आने जाने में काफी सहायता भी करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इससे रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विधायक ने उम्मीद भी जताई है कि विधानसभा क्षेत्र में अन्य पुलों और पुलियों का भी जल्द नवनिर्माण होगा। पुल है, एक मेवाला बन गया, वो भी हैवी लोड कैटेगरी में बना, ये भी हैवी लोड कैटेगरी में 70 टन प्लस की क्षमता वाले पुल बने दोनों। और इसी को ये वहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो सीतला वाला भी इसी का पार्ट एक प्रकार से। अब केवल एक बुलाकी वाला में एक पुलिया उसको, और उसका भी स्टेज 1 की सैंक्शन हो गई है, डीपीआर बन करके जा रही है, तो उसका भी स्टेज 2 की सैंक्शन हो जाएगी, तो वो भी उसको भी हम तब्दील कर अब इसमें बड़े पुल में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से बरोटी वाला से जो विकास नगर जाते हैं उस पर भी 2 पॉइंट्स पर हमारे पास है, वो बॉक्स टाइप के हैं, वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है। एक तरफ से तेज गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से निकल नहीं पाती, विशेष रूप से वेदांत के बाद वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो उसको भी, उसकी भी डीपीआर सबमिट हो गई है। स्टेज 1 की सैंक्शन उसकी मैंने पहले करा दी थी, तो स्टेज 2 की सैंक्शन होते ही उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बड़े पुल में। उद्देश्य सुरक्षित यातायात तो है ही, वो तो पहला है, क्योंकि रोजमर्रा लोग आना जाना, सुरक्षित यातायात तो पहला है ही। उसके अलावा थोड़ा सा आर्थिक का भी मेरा हर परियोजना में एक एंगल रहता है, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर जो 4 धाम के यात्री हैं, जो यात्रा रूट है, वो अब इधर से एन रूट हो रहे हैं। देहरादून से भी बहुत सारे लोग इधर से होकर के आते हैं और लांगा रोड से होकर के फिर इधर आते हैं। और इसी प्रकार से हरपटपुर में भी आप देखते हैं कि यात्रा सीजन में काफी कुछ एक्टिविटीज होती है। सड़क अच्छी होगी, पुल बहुत प्रॉपर होंगे, चौड़े होंगे और साफ सुथरा होगा, रोड को अपग्रेड कर देंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रोड साइड जो एम्यूनिटीज होती है वो भी विकसित हो जाती है। फिर लोग ढाबे, कॉफी हाउस, टी स्टॉल, फलाना दुकानें वगैरह, उसको भी, वो भी मैं साथ लोगों को साथ ही साथ अपील करता जा रहा हूँ कि आपको साफ सुथरा और आकर्षक बनाना है चीजें, ताकि जो यात्री आते हैं उनका मन करे आपके यहाँ रुकने का। तो एक प्रकार से, इसी प्रकार से रोजी रोटी भी चलेगी लोगों की। तो ये अभियान निरंतर चलता रहता। अगली खबर है विकासनगर से। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने सेलाकुई में कैंडल मार्च निकाला है। बता दें, मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सेलाकुई बाजार से शहीद सतेंद्र चौक तक हाथों में मोमबत्तियां लिए मार्च करते हुए वहां पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाते हुए सीबीआई जांच की मांग को तेज भी किया है। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि सरकार इस मामले में वीआईपी को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो जारी करने वाली उर्मिला सनावत की सुरक्षा को खतरा है, फिर भी सरकार के कुछ मंत्री जनता से सबूत मांगते रहते हैं, जो सरकार के दोहरे चरित्र को साफ साफ दिखाता है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दे डाली है कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सामाजिक संगठनों ने भी जो है पूरे देहरादून में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और सब लोगों की ये मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और ये पूरी कांग्रेस, हमारी कांग्रेस भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पद यात्रा कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है और रैलियां कर रही है। और हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी जज में, सिटिंग जज में जो है निगरानी में उसमें जांच होनी चाहिए। और सीबीआई से जो भी नाम आए हैं या जो ऑडियो या वीडियो क्लिपिंग्स है उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनको साक्ष्य जो है उनके खिलाफ है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई की मांग है हमारी, और ये मांग लेनी चाहिए सरकार को। देखिए, ये तो पुराना उन्होंने जो पहले कह रहे थे वही करें, इसमें नई बात क्या है। एसआईटी का जो है कल एक जो मेंबर था उसमें एएसपी रैंक का, उसने भी वही बात कही है। लेकिन हम कह रहे हैं जो नाम आए हैं सीबीआई से क्यों जांच कराने में घबरा रही है सरकार। सीबीआई की जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उसमें पता चल जाएगा जो भी नाम, जो अंकिता की चैट में, उसके मोबाइल में
नाम आया वीआईपी का, वो नाम कौन है ये हम जानना चाहते हैं। भाजपा तो बार बार कह रही है कि कांग्रेस इसमें राजनीति सिर्फ साध रही है और अंकिता के लिए जो है उनसे भी कष्ट हो रहा है। देखिए, हम अंकिता बिटिया के जो हत्यारे हैं, वो जो छिपाए जा रहे हैं, उनको हम सामने लाना चाहते हैं। कांग्रेस का उद्देश्य है कि वो नाम उजागर होने चाहिए जो असली दोषी है। 2022 में अंकिता भट्टनागर की निर्मम हत्या हुई और उस वक्त भी पूरा उत्तराखंड राज्य और कांग्रेस के लोग सरकार से ये मांग कर रहे थे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड के लोगों की मांग को नजरअंदाज करने का काम। दिसंबर 2025 में एक महिला द्वारा वीडियो और ऑडियो जारी किए जाते हैं जिसमें वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप लगाती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के नेताओं का हाथ है या भाजपा के नेता संलिप्त है। और इसीलिए पूरे उत्तराखंड में आज फिर ये बात उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि आखिर वो वीवीआईपी कौन है जिसे सरकार बचाना चाहती है। एक और एसआईटी कहती है कि वीवीआईपी कोई नहीं है, ऊपर से ये बात भी कही जाती है कि अंकिता भंडारी पर जो है किसी को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव था। तो हम यही तो कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव अंकिता भंडारी पर था, उस चेहरे से नकाब उठना चाहिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीवीआईपी के नाम आने के बाद से विपक्ष सरकार को लगातार घेरने में लगा हुआ है। आज नैनीताल राज अतिथि गृह चौराहे पर महिला कांग्रेस ने सरिता आर्य व भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अंकिता भंडारी पर अपना पक्ष रखने की मांग भी कर दी है। बता दें, महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए वीवीआईपी के नाम सामने आने के बाद मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग तेज की है ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। बता दें, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक महिला को विधायक का रूप धारण करवाकर चुप्पी तोड़ो कुछ तो बोलो नारे लगवाए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है और उन्हें बचाने का काम लगातार कर रही है। और आज सभी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही भाजपा उत्तराखंड ने अपने 7 मोर्चों की प्रदेश स्तरीय टीमों की घोषणा कर दी है। बता दें, प्रदेश भर से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह भी बताया है कि पार्टी ने मंडल स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन की पूरी संरचना तैयार कर ली है। संगठन के सभी पदों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और टीम का गठन पारदर्शी तरीके से भी किया गया है। बता दें, भाजपा के 7 मोर्चों का गठन कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ना है। इन मोर्चों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां हर वर्ग और अंतिम पंक्ति तक पहुंचाई जाएगी। मनवीर सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलों में पहले ही मोर्चों की टीम बनाई जा चुकी है। अब प्रदेश स्तरीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस नई टीम में सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है, जो 2027 में भाजपा की हैट्रिक जीत सुनिश्चित करेंगे। व्यक्ति जिनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और उस व्यक्ति ने कहां पर, किस स्थान पर, किस संदर्भ में बोला, इसकी विस्तार से जानकारी वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की
ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित रही है। और ऐसे व्यक्ति जो भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी मानसिकता रखने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। से भारत के संविधान के अनुसार अगर कोई भी किसी प्रकार की गलती करती है, उत्तराखंड सरकार भारत के संविधान के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत बिना भेदभाव के कार्य। रुक करते हैं अगली खबर का जो है मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें अगले 48 घंटों में उत्तराखंड में ठंड और बारिश बर्फबारी का पुनर्नुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के 3200 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में हल्की से माध्यम बर्फबारी की संभावनाएं हैं। वहीं निचले पहाड़ी इलाकों में टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट भी आएगी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। धूप ना निकलने के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी और दिन में भी ठंड कड़ाके जैसी महसूस होगी। घने कोहरे के कारण आपको बता दें सुबह और रात के समय सड़क, रेल और हवाई सेवाओं में परेशानी आ भी सकती है। राहगीरों और किसानों को मौसम को ध्यान में रखते हुए ही सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी गई है। विकासनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ आपको बता दें सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से कई प्लॉट ध्वस्त कर दिए हैं। उप जिला अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने सबसे पहले हिंदूवाला गांव में जांच की। लगभग आपको बता दें 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लांटिंग की पुष्टि हुई है और इसे जेसीबी से मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। इसके बाद सभावाला गांव में बरसाती नाले को बंद कर रास्ता बनाकर की गई अवैध प्लांटिंग पर भी प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। नाला खुलवाया गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने क्षेत्र में अन्य आधा दर्जन से अधिक साइट्स की भी जांच की है जिनमें कई अवैध पाए गए हैं। सभी पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध प्लांटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये तहसील के अंतर्गत जगह जगह पे जो अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और सरकारी जमीनों पे कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, आज उसकी औचक निरीक्षण टीम के द्वारा किया गया है। जिन जिन जगहों पे अनाधिकृत प्लॉटिंग पाई गई है उनको ध्वस्त किया जा रहा है और जो लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्य किया जा रहा है उनको नोटिस भी एमडीडीए के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अभी कार्रवाई कितनी होनी है, कैसे कैसे आपने प्लानिंग की है? और अभी ये आज कार्रवाई चल रही है, लगातार जारी रहेगी। इस बीच में जो जिन अन्य जगहों पे भी ये प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो भी अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जाएगी उनको नोटिस प्रेषित किए जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जगह देखा गया नाले आप लोग खुलवा भी रहे हैं कि नालों को भी बंद कर दिया गया रास्ता बनाने के लिए। इन पर क्या कुछ लीगल एक्शन ऐसा होगा कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना करें? एक तो जहाँ पे नाले खाले अगर लोगों के द्वारा कब्जाए जा रहे हैं तो उन लोगों को एक तो उसको ध्वस्त किया जा रहा है, दूसरा जिन लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।